यानी प्रकृति ने, मानव ने क्या किया, विजेता के रूप में भी अध्ययन कर लिया उसका कि मैं प्रकृति को विजय हासिल कर लिया। उसके बाद में प्रकृति ने भी उसको उल्टा जवाब दे दिया। अब क्या करता है मानव, और दोनों के साथ साथ, यानी प्रकृति ने भी जवाब देती रहती है तो मानव क्या करता है, अपने आप को प्रकृति की समस्याओं से बचाता हुआ विकास कार्य करता रहता है, यानी फिर भी चालू रहता है, अग्रसर रहता है। अब देखो अगला है 7वां है, मानव अपने क्षेत्र में जनसंख्या प्रदेश विकसित करना। संसाधनों को विकसित करना। अब क्या करता है मानव अपने क्षेत्र में जनसंख्या प्रदेश विकसित कर लिया, संसाधनों का ऐसा रूप, यानी इन दोनों का ऐसा रूप प्रस्तुत करेगा कि आने वाले टाइम में इसके साथ में, प्रकृति के साथ में, अपना विकास के साथ में अग्रसर होता रहे। तो इन जनसंख्या प्रदेश और संसाधनों को क्या करेगा, अपने क्षेत्र के अनुसार डाल देता है और अपना विकास पे बदकर कार्य करता है। अब इसमें बहुत सारी जनसंख्या प्रदेश में जनसंख्या बढ़ दी जाती है, घनत्व आ जाता है, लिंगानुपात आ जाता है, अनेक प्रकार के जितने भी आयाम है जनसंख्या के वो आ जाते हैं। और संसाधनों में जितने भी संसाधन है, जैसे मानव खुद भी संसाधन है, जल संसाधन है, खनिज संसाधन है, पशु संसाधन है, सभी प्रकार के अन्य संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है। अब देखो ये 7 उद्देश्य कंप्लीट हो गए हैं आपके। 7 उद्देश्य के बाद में मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र या विषय क्षेत्र लेते हैं। देखो मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र या विषय क्षेत्र, इसमें यह देखा जाता है कि हम मानव भूगोल के अंदर कौन कौन सी तरह के विषय क्षेत्र है, यानी इसका दायरा कितना है, कौन कौन से विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र है। तो उनमें पहले देखते हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र इसके समस्त तथ्यों को सम्मिलित करके या पूर्ण किया जाता है। अब देखो पहला है मानव वातावरण के सिद्धांत। मानव वातावरण समायोजन के सिद्धांत। अब ये किस रूप में देखे जाएंगे, पहला है मानव भूगोल के विकास के रूप में। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप नोटेट कर ले कि ये मानव भूगोल के विकास के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। सेकंड है मानव उद्गम क्षेत्र और प्रजातियां, यानी इस विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में किया जाता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव उद्गम क्षेत्र, यानी मानव का विकास कहां हुआ और विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी प्रजातियां आई, उनका भी अध्ययन किया जाता है। अब अनेक है, बुशमैन है, एस्किमो है, गोंडा है। अब देखो तीसरा है जनसंख्या अध्ययन। इस जनसंख्या अध्ययन में मानव की जनसंख्या, इसकी वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात, आदि कारकों का अध्ययन या आदि जो आयाम है जनसंख्या के ऊपर टिके हुए आयाम है उनका अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर, इसके विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में इसको सम्मिलित किया जाता है। अगला देखो
प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव वर्गों का समायोजन, ये है फोर्थ नंबर है। यानी प्राकृतिक वातावरण है, जो भी प्राकृतिक वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, प्रकृति का जो भी वातावरण है वो बना हुआ है, तो उसके साथ मानव वर्गों का समायोजन है या नहीं है, उस विशेष क्षेत्र का वर्णन किया जाता है। वो मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में उसका वर्णन किया जाता है। अब है, ये हो गए 4, आप इनको नोटेट कर लो। इसके बाद में 5वां देखते हैं। मानव की नितांत आवश्यकताओं, नितांत आवश्यकताओं का भूगोल। अब मानव की नितांत आवश्यकताओं का भूगोल क्या है? भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया। अब भोजन में क्या करेगा? वो अनाजों का भक्षण करेगा या मांस मदिरा खाएगा। अब पहले के टाइम पे मांस मदिरा क्यों खाना स्टार्ट किया? क्योंकि मानव को यही पता नहीं था, या ये उसके सामने समस्या ये भोजन मिला ही नहीं था, कुछ भोजन विपरीत परिस्थितियों में मिला ही नहीं था। इसलिए मानव ने क्या हुआ, शुरुआती व्यवस्था जहाँ पे उद्गम हुआ था, उसके बाद के काल में जब अपने आप को परिस्थितियों या अपने आप को बचाने के लिए, प्रकृति पे बचाने के लिए, उससे अनुकूलन करने के लिए क्या हुआ, जो मिला कच्चा मांस खाने लग गया, पेड़ पौधे की पत्तियां खाने लग गया, कंदमूल खाने लग गया, अपने आप को जीवित बचाने के लिए। उसी के अनुसार इसके बाद में सेकंड नंबर पे है वस्त्र, और फिर है उसने जैसे भी प्रकृति से जो भी प्राप्त हुआ, लकड़ी हुई, कंकड़ पत्थर हुआ, जो भी सामग्री प्राप्त हुई, उनके क्या करने लग गया, मकान बनाने लग गया या आवास बनाने लग गया, आवास बनाने लग गया। अब इसके बाद में अपना छठा है मानव बस्तियां और मार्ग। मानव बस्तियां और मार्ग। अब मानव क्या करेगा? मानव मकान या बस्तियां बनाएगा, उसके बाद में उनको एक दूसरे से जोड़ने या एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए मार्ग या सड़क की आवश्यकता होगी, तो उसका विशेष क्षेत्र भी मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र है, या मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में उनका भी वर्णन किया जाता है। इसके बाद में है मानव की अर्थव्यवस्थाएं। मानव की अर्थव्यवस्थाएं, तो मानव की अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है, वो भी किसके अंदर, विशेष क्षेत्र के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे आखेट करना, मत्स्य पालन करना, उद्योग लगाना, या इनको बोल सकते हैं विनिर्माण करना, या अन्य परिवहन साधनों का विकास करना। आदि शामिल। अब देखो इसका अगला 8वां है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन तथा विभिन्न प्रदेशों में जीवन ढंग या जातियां। तो इसमें आ जाता है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन
यानी मानव का क्षेत्र अनुसार कि संगठन कैसी है, कौन से रीति रिवाज अपनाता है, कौन कौन सी चीजें करता है, कौन कौन से उसके क्रियाकलाप करता है, कौन कौन से वो अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास आदि को मानता है, कौन सी कृषि कार्य करता है, कौन से क्षेत्र में कौन सा निर्माण उद्योग चल रहा है, कौन सा सेवा क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो ये टोटल चीजें किसमें, सामाजिक संगठन के अंदर सम्मिलित की जाती है। इसके बाद में है राजनीतिक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। राजनीतिक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब इसके अंदर राजनीतिक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी एक दूसरे देश में जो सरकारें बनती है या अपनी जो प्रशासन चलता है, जो ऊपर से नीचे तक एक संचार का माध्यम होता है, बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर पर या छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक एक सेवा सेक्टर यानी प्रशासन का स्वरूप बना रखा है, वो भी इसके अंदर कार्य क्षेत्रों में अंदर या विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं लास्ट है 10वां संसाधन नियोजन। संसाधनों का नियोजन। अब देखो भविष्य में मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति किसी भी प्रदेश की प्राकृतिक संसाधनों पे निर्धारित होती है। ये अपने को पता है कि किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक है, आर्थिक है, मानवीय है, जो संसाधन प्राप्त होते हैं उनमें योगदान होता है। तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या करते हैं, जो इन जो प्राकृतिक संसाधन है इनका सदुपयोग करना, वह आगे वाली पीढ़ी को उनको प्रस्तुत करना कि आने वाली पीढ़ी भी इनके अनुरूप क्या कर जाए, विकास हो और विकास के अनुरूप पे चले। जैसे मान लो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इनको हम अभी नष्ट कर देंगे तो क्या होगा, आगे वाली पीढ़ी के लिए प्राप्त नहीं होगा, और आगे वाली पीढ़ी को प्राप्त नहीं होगा तो मानव क्या कर जाएगा, बिल्कुल ही उद्देश्यहीन हो जाएगा। इसलिए है संसाधनों का नियोजन अति आवश्यक है, यानी ऐसी योजनाएं बनाएं जो आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हो, आने वाली पीढ़ियों को भी टाइम टू टाइम पर प्राप्त होती रहे। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसके परिभाषा हो गई, कार्य क्षेत्र हो गया, प्रकृति हो गई, उद्देश्य हो गया, यानी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो हम आपको नोट्स उपलब्ध करा देंगे। आप या तो कॉलेज से ले लो या हमारा सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी नोट्सों की, तो वहां पे जाके अपने नोट्स वगैरह बना लो और वो देखते रहो। अब इसके बाद में हम सेकंड टॉपिक लेते हैं, मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। बीच में लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत थोड़ी है। आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम बीए बीएससी सेकेंड ईयर का आज यूट्यूब चैनल पे वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान से अपना स्टार्ट करते रहे और देखते भी रहे और इसको साथ साथ में लिखते भी रहे योगदान में। अब देखो क्लास, इसमें दो बुक होती है आपकी, फर्स्ट बुक होती है संसाधन भूगोल और सेकंड बुक है मानव भूगोल। तो हम पहले यहाँ पे अध्ययन मानव भूगोल का करेंगे, तो आप मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा, इसका कार्य क्षेत्र या विशेष क्षेत्र, इसकी प्रकृति और उद्देश्य, ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। इस फर्स्ट टॉपिक में से परीक्षा के अंदर हमेशा 3-4 तरह से क्वेश्चन बना के आया हुआ। कई बार क्या करता है, अर्थ, परिभाषा, कार्य क्षेत्र को समझाइए, कभी दे देता है परिभाषा, प्रकृति और उद्देश्य को समझाइए, यानी घुमा फिरा के ये चारों ऑप्शन दिए रहते हैं।
तो आपको इसमें से देखो एक पर्सन ये आया हुआ है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति, विशेष क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। यानी चारों प्रकार का क्वेश्चन कॉमन करके आपको बता दिया गया है कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो पहले परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा अनेक वैज्ञानिकों ने समय अनुसार अपने हिसाब से दी है। तो इसमें मेन रेडियल के अनुसार जो मानव भूगोल के जन्मदाता है, जिसको मानव भूगोल के जनक बोलते हैं, उनके अनुसार देखो मानव भूगोल, इनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यानी अपने चारों तरफ जो दिखाई देता है उन सब का योग, वो ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो वापस देख लीजिए, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण, अपने सर्वत्र यानी चारों तरफ के वातावरण से संबंधित होते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए रहते हैं हर चीज से, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जो संबंधित है, वो ही क्या है, भौतिक दशाओं का एक योग होता है, वो ही क्या है, मानव भूगोल है। अब सेकेंड जो वैज्ञानिक है, हमारी सैंपल के अनुसार देखो परिभाषा मानव भूगोल की, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी इसमें क्या है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी यानी पृथ्वी दिन रात अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती रहती है। तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव यानी मानव अपने कार्यों के लिए हमेशा प्रगतिशील रहता है, अपने कार्यों में जुटा रहता है, उसके लिए अनेक मानवीय क्रियाएं करता है। तो इन दोनों के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, मानव भूगोल के अंदर। यही क्या है, मानव भूगोल। अब तीसरी वैज्ञानिक ने दिया है डिकेन और फिट्स के अनुसार, देखो इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा यह है, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया गया है, इसे ही मानव भूगोल कहते हैं। यानी मानव और उसके जो कार्य करता है, कुछ भी कार्य करता है, वो ही क्या, उन्हीं कार्यों को किसमें समाविष्ट किया गया है, मानव भूगोल के अंदर। तो ये तो हो गई मानव भूगोल की परिभाषा। अब इसकी सेकंड ऑप्शन आता है इसकी प्रकृति। देखो मानव भूगोल की प्रकृति, मानवीय क्रियाकलाप को केंद्रीय बिंदु है। यानी मेन इसको मानव है, मानव के चारों तरफ जो क्रियाकलाप है और प्रकृति से आपस में संबंधित, इन्हीं के चारों तरफ घूमता रहता है। तो मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलाप का विकास कहां, कब, कैसे हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। यानी जो भी मानवीय क्रियाकलाप है, मान लो कोई भी है, जैसे खेती के लिए अन्न उत्पादन करना, कार्य करना स्टार्ट किया, मानव ने अपने वस्त्रों का निर्माण स्टार्ट किया, मानव ने अपने उद्योग स्टार्ट किए, उन सबका विकास कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। यानी समय अनुसार जो चेंजेस हुआ है, तो ये परिवर्तनशील प्रकृति को प्रस्तुत कर रहा है, परिवर्तनशील प्रकृति को प्रस्तुत कर रहा है। अब देखो इसके अनुसार अपन कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रादेशिक स्थितियों में मानव समूह ने वहां के स्थानीय भौतिक नियमों के साथ अपने आप को किस प्रकार से स्थापित किया। अब हम इस परिभाषा का एक निचोड़ दे सकते हैं कि मानव ने क्या किया कि हर क्षेत्र के हर सुविधा के अनुसार वहां पे समायोजन कर लिया और अपने आप को ढाल लिया, यानी उनके अकॉर्डिंग। तो उसके अनुसार ही परिभाषा का ये निचोड़ है कि अपने आप वहां पे समायोजन कर लिया। जैसे मान लो शीत ऋतु में है, अंटार्कटिका है, हिमालय के ऊपरी पर्वतों में है जहां पे हमेशा बर्फ जमा रहती है, दक्षिणी क्षेत्रों में है, समुद्री के किनारे है, वहां पे अपने आप को कठिन परिस्थितियों में भी मानव ने समायोजित, अपने आप को किस प्रकार से समायोजित किया, यही मानव भूगोल का एक तरह से देखा जाए तो विशिष्ट रूप है इसका। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ गाड़ियां एक बार देख लो, फिर अगला स्टार्ट करता हूं मैं इसका पॉइंट। आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है।
अब देखो प्रकृति हो गया, फिर प्रकृति को एक बार वापस देख लेते हैं। इस प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो इसमें मानवीय क्रियाकलापों को केंद्रीय बिंदु माना है, यानी मानव ने मानवीय क्रियाकलापों को यानी प्रकृति के अंदर मानवीय जो क्रियाकलाप है उनको ही केंद्रीय क्रियाकलाप माना है। यानी तो टोटल जितने भी मानव की क्रियाकलाप है इसमें सब कुछ जो भी कार्य करता आगे मानव की क्रियाकलाप आगे उनके अंदर मानव की प्रकृति समाहित है। अब इनमें उनका विकास कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ आदि को सम्मिलित किया गया है, तो ये मानव की प्रकृति को समाहित करता है। अब देखो मानव भूगोल की प्रकृति में यह भी सम्मिलित किया जाता है कि मानव अपने समूह में जैविक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, मानव अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, अपने इन वातावरण में किस प्रकार से समायोजन किया जाता है उसका भी विश्लेषण किसमें किया जाता है, मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर किया जाता है। तो इससे कह सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, समय के साथ, विकास के साथ में बदलती हुई प्रकृति को प्रदर्शित करती है। अब देखो मानव भूगोल का जो उद्देश्य है मानव भूगोल का उद्देश्य है, तो मानव भूगोल का मेन उद्देश्य क्या रहेगा, मानव की समृद्धि और प्रगति ही मानव का मुख्य उद्देश्य है। तो मानव की प्रगति व समृद्धि ही मानव भूगोल का मुख्य ध्येय है या मुख्य उद्देश्य है। मानव की प्रगति व समृद्धि ही मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। अब देखो इसमें मानव के साथ में प्रकृति की कठिनाइयां भी आती है। अब इसका उद्देश्य देखो कि प्रगति समृद्धि क्यों है, क्योंकि मानव जब स्टार्टिंग से विकास की प्रथम चरण से गुजरता है तो वहां पे प्रकृति के सामने समायोजन करने में उसके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है या जिनको बोल सकते हैं समस्याएं आती है। इन समस्याओं पे किस प्रकार से वो पार पाकर यानी अपने आप को बदलता हुआ, प्रकृति को चेंजेस करता हुआ उन पे विजय हासिल करता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो साथ में इससे मानव भूगोल की उद्देश्य की पूर्ति भी होती है, क्योंकि मानव अपना उद्देश्य पूरा करता है तो इसी के ऊपर मानव भूगोल टिकी हुई है, तो मानव का उद्देश्य का दृष्टिकोण भी पूर्ण हो जाता है। अब इसमें देखो किस किस निम्न, ये मेन उद्देश्य तो हो गया मानव की प्रगति व समृद्धि है। अब इसके जो निम्न उद्देश्य हैं वो देखो क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य है मानव को उत्पन्न करने वाले वातावरण का विकास। तो पहला क्या है, मानव को उत्पन्न करने वाले वातावरण का विकास। तो फर्स्ट उद्देश्य तो ये हो गया कि मानव को उत्पन्न करने वाले वातावरण का विकास। तो मानव जब शुरू में उत्पन्न हुआ था वहां का वातावरण का विकास किस प्रकार हुआ, तो ये पृथ्वी शुरू में जब अपने बदलाव के साथ चेंजेस हुई थी और जीव की उत्पत्ति हुई थी तो उसको किसमें शामिल किया गया, उस विकास को मानव भूगोल के उद्देश्य में। तो फर्स्ट उद्देश्य तो ये हो गया। दूसरा है मानव अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और
समायोजन करना, यानी प्रकृति के साथ में मानव को जो दिक्कतें होती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गई, भूकंप हो गया, अनेक प्रकार की समस्याएं हो गई, बाढ़ हो गया, सूखाग्रस्त हो गया, जलवायु संबंधी होगी, तापमान बहुत ज्यादा हो गया, तापमान वर्षा नहीं हुई, बिल्कुल भी वर्षा बहुत ज्यादा होगी, अतिवृष्टि होगी, तो उन मानव अपने जीवन में उन कठिनाइयों और परिस्थितियों का समायोजन करके, तो ये भी क्या है, मानव भूगोल के उद्देश्य में सम्मिलित किया जाता है। अब देखो तीसरा है मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण के वर्गों का अध्ययन करना। थर्ड उद्देश्य क्या है, मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण के वर्गों का अध्ययन करना। अब इसमें वर्ग कौन कौन से द्वारा निर्मित, मानव किसका निर्माण नहीं करता है, उसको मूलभूत, पहले तो क्या करता है, मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, रोटी कपड़ा भोजन मकान आवास वगैरह। इसके बाद में क्या करता है, वो सांस्कृतिक वातावरण, जितने भी दृश्य बनाता है, भवन बनाता है, सड़क बनाता है, मार्ग बनाता है, बस्तियां बनाता है, उन सब का अध्ययन करना भी क्या कहलाता है, मानव भूगोल का उद्देश्य कहलाता है। और वो भौतिक वातावरण में परिवर्तन करता जाता है। अब देखो इसके बाद में अगला जो चौथा उद्देश्य है, तो मानव का क्या करता है, प्रकृति के विजेता के रूप में। तो फोर्थ क्या है अपना, मानव प्रकृति पर विजेता के रूप में, मिथ्या भूदृश्यों का अध्ययन करना। अब देखो मानव क्या करता है, फोर्थ में मानव प्रकृति के पर विजेता के रूप में मिथ्या भूदृश्यों का, यानी मानव जितने भी निर्माण वगैरह करता है, जितने भी आवश्यकताएं हैं, खनन व्यवसाय वगैरह, सभी सोचता है, क्या सोचता है कि मैंने प्रकृति में विजेता हासिल कर ली। किस पे, प्रकृति पर मैंने विजेता हासिल कर ली, यानी भौतिक वातावरण पर मैंने पूरा अपना समायोजन कर लिया। पर ये नहीं देखता जब प्रकृति क्या करती है, भूकंप आता है या बाढ़ आती है या अन्य आपदाएं आती है, अन्य जो भी प्राकृतिक समस्याएं हैं, तो मानव का सपने क्या करता है, मानव का जितने भी जो सांस्कृतिक वातावरण है उनको सबको तोड़ फोड़ देती है, उनका नाश कर देती है। तो ये मानव भूगोल का फोर्थ उद्देश्य हो गया। अब देखो अगला है पांचवा है मानव वर्गों द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का नकारात्मक प्रभाव। मानव ने जितने भी वर्ग बना दिए, तो उन वर्गों का किस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति पर पड़ेगा। मानव ने वाहन चला दिए, वाहनों का प्रदूषण निकलेगा, वायु प्रदूषण करेगा। मानव ने फैक्ट्री उद्योग खोल दिया, उसमें से जो गंदा पानी निकलेगा वो नदियों को प्रदूषित करेगा। तो इसका नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। टोटल जितने भी सृष्टि में या जितने भी प्रकृति में नकारात्मक प्रभाव है, उन सब का देखना पड़ेगा इसके टोटल। ये हो गया आपके मानव वर्गों द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण के नकारात्मक प्रभाव। तो इसमें आप जितने भी उदाहरण लो उतने ठीक है आपके। अगला देखो, छठा है, 6 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 है
मानव अपने आप को प्रकृति की समस्याओं से बचाता हुआ विकास कार्य करना, अन्य विषयों से संबंध। अब हम इस फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। ये संबंध किस प्रकार से है, देखो कि एक विषय दूसरे मानव भूगोल अन्य विषयों से किस प्रकार से संबंधित है, यानी उस विषय का अध्ययन इसके अंदर भी किया जाता है और उसके अंदर भी किया जाता है, तो ये दोनों विषय आपस में संबंधित है। अब देखो वो आपस में किस प्रकार से संबंधित है, कौन कौन से विषय हैं। तो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो यही क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विषयों से किस प्रकार संबंधित है। मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विषयों से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें देखो पहले मानव भूगोल और मानव विज्ञान। फर्स्ट है मानव भूगोल और मानव विज्ञान। देखो मानव भूगोल और मानव विज्ञान किस प्रकार है। देखो इसमें मानव भूगोल और मानव विज्ञान दोनों के अंदर मानव की प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों आपस में इस प्रकार संबंधित है तथा इनकी जो नस्ल है, इनकी जो प्रजातियां हैं, नस्ल है, उनकी शारीरिक बनावट है, किस प्रकार का उनका शरीर है, संगठन में बालों की संरचना है आदि का विचार किया जाता है और इसी कारण से दोनों विषय आपस में संबंधित है। अब देखो मानव भूगोल, सेकंड है मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। ये दोनों किस प्रकार से संबंधित है। अब देखो इसमें क्या होता है, मानव ने अपने वातावरण के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से कौन कौन से आर्थिक व्यवसाय किए, तो वो आर्थिक व्यवसाय किए आर्थिक व्यवसाय इसमें भी सम्मिलित है और इसमें भी सम्मिलित है, तो दोनों विज्ञानों के अंदर सम्मिलित है। तो इससे क्या कहा जाता है कि मानव भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों भी आपस में संबंधित है। अब तीसरा है मानव भूगोल और समाजशास्त्र और समाजशास्त्र। अब देखो मानव भूगोल और समाजशास्त्र किस प्रकार है। मानव भूगोल क्या करता है, मानव समुदायों का संगठन, उनके परिवार प्रणाली, उनका श्रम विभाजन, रीति रिवाज, लोक नीतियां आदि समाजशास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से दोनों आपस में संबंधित है। अब देखो मानव भूगोल और इतिहास। मानव भूगोल और इतिहास में क्या होता है, मानव भूगोल और इतिहास दोनों के अंदर क्या होता है, जो कालिक अनुक्रम की घटनाएं होती है, उन कालिक जो घटनाओं का अनुक्रम है उनका अध्ययन किया जाता है। कौन सी घटना कब हुई, कौन सी सभ्यता कब हुई, तो मानवीय इन दोनों इतिहास में भी संबंधित है, इतिहास में भी अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में भी अध्ययन किया जाता है। इसी कारण से दोनों विषय आपस में संबंधित है तथा किस किस मात्रा में है, कितना प्रकार से और किस टाइम में विकसित हुआ, उनका भी अध्ययन किया जाता है। अब देखो पांचवा है मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान। ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है, तो इनमें शासन, मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान में दोनों में क्या
सरकारों की जो शासन प्रणालियां होती है उनका अध्ययन किया जाता है, तथा साथ साथ में सरकारों का अध्ययन किया जाता है और तथा इसके प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। दोनों के अंदर ही किया जाता है, सम्मिलित अध्ययन किया जाता है, इसी कारण से आपस में संबंधित है। ये पांचों हो गई। इसके बाद में आप या तो इसको उतार लो या नोटेट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में मैं छठा बता रहा हूं। अब देखो छठा क्या है, मानव भूगोल और पुरातात्विक विज्ञान। अब देखो मानव भूगोल और पुरातात्विक विज्ञान में क्या होता है, मानव भूगोल और पुरातात्विक विज्ञान। मानव भूगोल और पुरातात्विक युगों में क्या होता है, जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ, सभ्यताओं और इनका अध्ययन व संरक्षण, तो मानव भूगोल और पुरातत्व विज्ञान में क्या करता है, जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन करना, उनका संरक्षण करना, सभी प्रकार का जो अध्ययन है ये मानव भूगोल में भी होता है और पुरातात्विक विज्ञान में भी होता है। क्योंकि मानव भूगोल मानव से संबंधित इसलिए अध्ययन किया जाता है और पुरातात्विक विज्ञान जितनी भी पुरातात्व की जो खनिज है, इतिहास में पहले जितनी भी विकसित हुई है, जो निकाली गई है सभ्यताओं में, जितनी भी पुरानी चीजें हैं, उन सबका पुरातात्विक में अध्ययन किया जाता है। तो मानव से संबंधित है, उन दोनों का अध्ययन, दोनों में सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। अब देखो मानव, सातवां है मानव भूगोल और भू राजनीति। सातवां है मानव भूगोल और भू राजनीति। भू राजनीति, अब इनमें देखो मानव भूगोल और भू राजनीति में क्या होता है कि मानव भूगोल और भू राजनीति ये है कि किसी देश की सीमाएं कहां तक है, कितनी है, तो ये सभी मानव भूगोल और भू राजनीति दोनों में इनका अध्ययन किया जाता है। और जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार कितना प्रभावित करेगा दोनों को, वो इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। यानी भू राजनीति और मानव भूगोल के अंदर दोनों का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है, किसी भी प्रदेश का क्षेत्रीय अध्ययन के लिए एक सभी देशों का। अब देखो मानव भूगोल और आठवां है मानव भूगोल और सैन्य भूगोल। मानव भूगोल और सैन्य भूगोल, इसमें विभिन्न देशों की सीमाओं, उनके क्षेत्रफल और भौगोलिक संसाधनों और उनकी जीव शक्ति, यानी उनके पास कितनी युवा शक्ति या जनसंख्या शक्ति है, तो इन दोनों के अंदर उनका अध्ययन किया जाता है। वापस देख लो, सीमाओं, क्षेत्रफल, भौगोलिक साधनों आदि का इस्तेमाल मानव भूगोल में भी होता है और सैन्य भूगोल के अंदर भी किया जाता है। और कौन से देश के साथ में कितनी कठिनाइयां होगी, उनपे कैसे निपटा जाएगा, उनका अध्ययन किसके ऊपर निर्भर रहता है, मानव की सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए मानव भूगोल और सैन्य भूगोल आपस में संबंधित है। इसके अलावा अन्य जो मानव भूगोल है वो अन्य विषयों से भी संबंधित है। जैसे इसके अंदर, अब ये तो गया, इसमें अंदर एक क्वेश्चन दूसरा जुड़ा हुआ रहता है, वो ये है मानव भूगोल का, ये तो था केवल सामाजिक विज्ञान विषयों से, अब इसमें यह आ जाता है कि अन्य विषयों से। तो इन अन्य विषयों में क्वेश्चन तीसरा पूछा गया है कभी कभी, तो साथ में उसको भी ले लेते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है, उसको हम देखते हैं कि अन्य विषयों से मानव भूगोल का अन्य विषयों से किस प्रकार से संबंधित है, अन्य विषयों से संबंध। तो देखो, पहला है मानव भूगोल और गणित। फर्स्ट है मानव भूगोल और गणित। अब मानव भूगोल और गणित ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है, तो इसमें क्या करता है,
मानव भूगोल किसी क्षेत्र की ज्यामितीय संरचना वह अंश और कलाओं का अध्ययन किया जाता है और भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल आदि का दोनों के अंदर अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल में और गणित के अंदर। तो इस प्रकार से ये दोनों विषय आपस में संबंधित है। अब तीसरा है मानव भूगोल और सांख्यिकी। मानव भूगोल और सांख्यिकी यानी इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब देखो ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो इसमें मानव की विभिन्न जो जनसंख्या है उनके सूत्रों के अलावा इसमें जो सांख्यिकी मेथड है, विज्ञान है, समांतर माध्य, माध्यिका आदि दोनों का अध्ययन मानव भूगोल में और सांख्यिकी विज्ञान में दोनों में किया जाता है। अंशों, कोणों आदि की नापजोख का इसमें ही किया जाता है। इसके बाद में देखो तीसरा है मानव भूगोल और भौमिकी। मानव भूगोल और भौमिकी, इन दोनों के अंदर देखो विभिन्न क्षेत्र में मानव भूगोल किसमें, भूमि के अंदर ये किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र में पर्वत पठार कितने हैं और किस मात्रा में कितनी ऊंचाई पर है। तो ये मानव भूगोल और भौमिकी दोनों के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों आपस में संबंधित है। अब देखो मानव भूगोल और जलवायु विज्ञान। अब देखो इसमें मानव भूगोल और जलवायु विज्ञान में जलवायु की विभिन्न ऋतुओं का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना तापमान है, वहां पे कितनी वर्षा हो रही है आदि जितने भी सर्दी गर्मी है उन सभी का कंटेंट मानव भूगोल और जलवायु विज्ञान दोनों में संयुक्त रूप से वर्णन किया जाता है। इस कारण से ये आपस में दोनों सम्मिलित है। अब देखो पांचवी है मानव भूगोल और रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, अब देखो मानव भूगोल के अंदर क्या होता है, रसायन में यानी मानव भूगोल में मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा से जुड़े हुए तत्व यानी मृदा के अंदर जो भी रासायनिक चीजें डाली जाती है उनका अध्ययन रसायन विज्ञान में भी किया जाता है और मानव भूगोल के अंदर भी किया जाता है उसकी उपजाऊता को बनाने के लिए। इस प्रकार इनका अध्ययन मृदा का दोनों में किया जाता है और उसमें डलने वाले रासायनिक पदार्थों का दोनों में वर्णन किया जाता है, इसलिए आपस में संबंधित है। छठा देखो मानव भूगोल और पादप विज्ञान। मानव भूगोल और पादप विज्ञान में क्या किया जाता है, इसमें मानव द्वारा लकड़ी काटना, उनका कच्चा माल उत्पादन करना तथा इनसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का प्राप्त होना तथा उनमें कौन से भौतिक गुण है या उनके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो कार्य यानी महत्व की है, उन दोनों का अध्ययन पादप विज्ञान और मानव भूगोल दोनों के अंदर किया जाता है, इसलिए ये दोनों आपस में संबंधित है। सातवां देखो मानव भूगोल समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, अब देखो इसमें मानव भूगोल में विभिन्न जो क्षेत्र है उन पर कौन कौन सी चीजें हैं, किस मात्रा में पानी है या सिंचाई की कौन कौन सी साधन है, उन दोनों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल और समुद्र विज्ञान के अंदर भी किया जाता है। कौन कौन से बंदरगाह है, ज्वार भाटा है, किस प्रकार से बंदरगाह है, कौन सा ज्वार भाटा है, कितनी प्रकार से आता है, उनका टाइम और किस किस क्षेत्र में आता है और वहां से कौन कौन से संसाधन निकलते हैं, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल और संसाधन वो समुद्र विज्ञान दोनों के अंदर किया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों आपस में संबंधित है। तो ये था आपको मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, यानी इसमें जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के अलावा ये टॉपिक का ये कंप्लीट हो गया है। तो ये दोनों मानव भूगोल और सभी विषय अन्य संबंधित है, यानी मानव भूगोल का जो अध्ययन होता है वो अन्य विषयों में भी कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाता है।
तो आप पर्टिकुलर अन्य सब्जेक्ट वाइज भी इसको देख सकते हो। ठीक है, आपको धन्यवाद। और इसका ये फोटोकॉपी दे सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और अब नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास होगी, अगला वीडियो आएगा, उसके अंदर रहेगा आपकी इस वीडियो के अंदर ये दो टॉपिक है। पहला क्वेश्चन मानव भूगोल की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषतर और कार्य क्षेत्र और उसके उद्देश्य का पहला तो होता है, और दूसरा है मानव भूगोल का अन्य विषयों या अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध। आपके दो क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो आप इसको आसानी से समझ लो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो ठीक है, आपको धन्यवाद।